गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 11th के फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उससे टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी की हम बात कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग यहाँ पे लगाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये टॉपिक का नाम है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, तो इसकी किताबी परिभाषा है और एक डेफिनेशन सिंपल हो सकती है जो हम छोटे छोटे एग्जांपल से देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल क्या है, जैसे फुटबॉल है, उस फुटबॉल को आप पैर से किक करते हो तो उसकी ट्रेजेक्ट्री आती है। जब उसको लॉन्च करते हो किक करने के बाद तो उसके ट्रेजेक्ट्री पाथ आता है, इसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकता है छोटा सा, तो इस तरह के पाथ हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट के बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो उसका पाथ भी कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। वो भी कर्वेचर पाथ होता है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बॉल का जो मोशन होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। आपने एक ओलंपिक गेम में नीरज चोपड़ा को देखा होगा, वो जेवलिन जब थ्रो करता है तो जेवलिन जब थ्रो करते हैं तो उसका पाथ भी कैसा होता है, पैराबोलिक। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पैराबोलिक पाथ के, प्रोजेक्टाइल मोशन के। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल और बड़ा फेमस है। जैसे आपने एंग्री बर्ड गेम खेला होगा, तो एंग्री बर्ड गेम जब आप खेलते हो तो उसमें जो बर्ड होता है उसका जो पाथ बनता है वो भी कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। तो पाथ पैराबोलिक है, मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। तो ये मतलब है उसका सिंपल सा। तो उस तरह की कर्वेचर आपको देखो, उसको प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे किसी तोप को पुराने जमाने में कोई गोला बारूद जैसे फेंकते थे युद्ध वगैरह में, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो उसका पाथ भी कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। तो ये सारे एग्जाम्पल को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये तो एग्जाम्पल होगी बेसिक तौर पे, लेकिन इसकी किताबी भाषा जो है वो ये बोलती है कि मैं लिख देता हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और लॉन्च, थ्रोन और लॉन्च अंडर influence of constant gravity and due to its own momentum, तो ऑब्जेक्ट के उस पाथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये टर्म बड़ी खास है, कांस्टेंट ग्रेविटी। जैसे किसी फुटबॉल को अगर आपने किक किया, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको दिए, तो उन सबको आप प्रोजेक्टाइल मोशन मान सकते हो, क्योंकि वो अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी की फॉर्म में वो पाथ या ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चल रहा है। लेकिन अगर दिवाली पे कोई रॉकेट है, आपने रॉकेट को उड़ा दिया दिवाली पे, लेकिन उसके अंदर फ्यूल रिलीज होता है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम, तो जब वो इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर इस तरह कांस्टेंट ग्रेविटी के साथ अगर मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल होंगे। और कैसा मोशन है, इसको बोलते हैं प्लेनर मोशन। इसको बोलते हैं प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हैं टू डायमेंशन। प्लेनर मोशन कैसा होता है, टू डायमेंशन मोशन। तो ये कुछ बेसिक सी बात मैंने की और कुछ एग्जांपल आपको समझाए जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो ये बेसिक बात है। अच्छा, पाथ की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। जो ट्रेजेक्ट्री होती है कैसी होती है, पैराबोलिक। इसकी इक्वेशन वगैरह भी हम पढ़ते हैं आगे चल के। तो पाथ पैराबोलिक, और ये कुछ एग्जांपल, तो उसका थोड़ा सा नोट करो, फिर देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो ये करने के बाद तो इस तरह का हम एक एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से। तो उसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई, और ये मेरे पास हो गया ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ से मैं किसी एक पार्टिकल को यू रफ्तार से एट एन एंगल थीटा पे इसको लॉन्च करता हूँ, ऐसे लॉन्च करता हूँ, और ये ऐसा पाथ लेकर के जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह का पाथ मिलेगा। और इसमें तीन बड़ी खास बातें हैं। एक होता है मैक्सिमम हाइट, एक होता है रेंज, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन चीजों पे सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको जो अच्छे थोड़े लेवल के हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो मैक्सिमम हो ही जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल आते हैं वो भी मेंस में कई बार पूछता है। खैर इस पर आते हैं।
कि इसको यू रफ्तार से फेंका और ऐसा प्रोजेक्टिल पाथ लेता हुआ गया, तो जहां से पार्टिकल चला और जहां पहुंचा उसको बोलते हैं रेंज। उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ये मेरे पास है रेंज। और यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी में लिख देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कहने का ये है कि किसी भी फुटबॉल या किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से लॉन्च किया और जितने टाइम में वो यहां जाके गिरेगा तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये होती है रेंज। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्सपेरिमेंट है जो हम करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन, वो वैक्यूम मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे? इन वैक्यूम। ये बिल्कुल हम आइडियल केस लेते हैं, एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते। हम जो ये कंडीशन निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, रेंज की, मैक्सिमम हाइट की, वो सब एक्सपेरिमेंट वैक्यूम के अंदर होते हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। खैर चलिए, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा होगा मैक्सिमम हाइट। ये होती है मैक्सिमम हाइट, है ना? ये क्या होती है? मैक्सिमम हाइट की। ये पार्टिकल जब चलेगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। ये सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि तीन चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो पार्टिकल यू से हमने फेंका है इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा जिसको मैं बोलूंगा यू एक्स, और एक कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा जिसको मैं बोलूंगा यू वाई, जिसको मैं बोलूंगा यू वाई। और एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है तो कांस्टेंट अंडर ग्रेविटी हमेशा वाई डायरेक्शन में लगती है। यानी वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसको हम नेगेटिव लेंगे -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गैस की वैल्यू कई बार -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन में। और x का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 0। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, खाली वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है -g या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और x का हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या क्या बनेंगे? तो देखो ये कंपोनेंट है, यहाँ से जब x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पे जो रफ्तार होगी वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि जब जब एक्सेलरेशन 0 होगा इसके दो मतलब होंगे, या तो रफ्तार कांस्टेंट या पार्टिकल रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट रफ्तार। यानी मैं किसी भी एक पॉइंट को चेक करूं, जैसा मान लो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, बस ये समझने वाली बात है इसमें। ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन वैक्यूम के अंदर है तो सेम लेवल पे रफ्तार भी सेम ही रहती है। यानी जब पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम हाइट की तरफ बढ़ेगा तो इस पॉइंट की रफ्तार, और जब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा इस पॉइंट की रफ्तार, वो दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? बराबर होगी। इसी कारण की वजह से जब पार्टिकल यहाँ से चलता है तो यहाँ पे नेट रफ्तार पार्टिकल की u है, जब वो यहाँ पे टकराएगा तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ पे भी रफ्तार पार्टिकल की क्या रहेगी? सेम रहेगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब इन दो पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये वाली रफ्तार तो सेम ही रहेगी u cos थीटा, और यहाँ पे भी x का कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम। अगर मैं x का कंपोनेंट यहाँ पे रखूँ तो वो भी कितना होगा? u cos थीटा। अब जब पार्टिकल ऐसे जा रहा तो इस पॉइंट की रफ्तार कुछ ये होगी v, और ये एंगल मान लो कुछ हो गया अल्फा, और इस कंपोनेंट को मैं क्या बोलूंगा? vy। इसको बोल सकता हूँ vx। वो अलग बात है vx खुद ब खुद ux के बराबर है। वो अलग बात है कि पार्टिकल का जो x कंपोनेंट है वो हमेशा इनिशियल रफ्तार के x कंपोनेंट के बराबर होगा, लेकिन y का कंपोनेंट हमेशा बदलेगा, क्योंकि y में तो g एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ेगा y डायरेक्शन की जो रफ्तार होगी चेंज होगी, और मैक्सिमम हाइट पर रफ्तार क्या हो जाएगी? 0। तो कई बार ऐसा सवाल पूछता है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो लोग या स्टूडेंट कई बार याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाने पे पार्टिकल की जो रफ्तार है वो 0 होगी, लेकिन पार्टिकल की नेट रफ्तार 0 नहीं होती, खाली वाई डायरेक्शन की रफ्तार 0 होती है। एक्स वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहता है, u cos थीटा, ये कंपोनेंट सेम होता है ना। अब इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊं, यहाँ पे लिखूंगा vy, और इसकी नेट रफ्तार ये हो सकती है v, और ये एंगल कितना मान सकते हैं? अल्फा। तो आप ध्यान से देखो, देखिए इस पॉइंट, इस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो y रफ्तार यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी, तो डायरेक्शन का फर्क होगा, और एंगल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये छोटा सा डायग्राम है कि ये मैकेनिक्स चलता कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक। और इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे ये u cos थीटा, और ये क्या रहेगा? u sin थीटा, वो सेम रहेगा, और एंगल भी थीटा सेम आएगा, ठीक, तो वो बना सकते हैं। तो ये बस मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे ये किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब x वाला कंपोनेंट तो सेम ही है, y वाले कंपोनेंट को कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लो O और इस A पॉइंट के दरमियान, इसको मैं ये पॉइंट अगर बोल दूं तो O से A के दरमियान अगर आप vy निकालना चाहते हो तो मैं इस vy को लिख सकता हूँ uy प्लस ay इंटू टी। इसको लगा करके हम y का कंपोनेंट निकाल लेंगे, और यहाँ से x का सेम ही रहेगा, तो नेट रफ्तार आप निकाल सकते हो।
और अगर आपको अल्फा निकालना है तो इस वेक्टर क्वांटिटी से हम देख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी vy अपॉन vx, ये काम भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा एक डायग्राम है जिससे मैंने बताने की कोशिश की कि मैकेनिक्स इसका चलता कैसे है। अब उसकी हम बात कर लेंगे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, फिर आगे और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे इसमें कहानी चलती है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम देखते हैं आगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ से अगर रिमूव करूँ और इन तीन चीज़ों की हम बात करें कि मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटी छोटी सी बातें देखते हैं। जैसे अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में वी बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना। तो ये मैं जो इक्वेशन लगा रहा हूँ ये मैक्सिमम हाइट तक लगा रहा हूँ, है ना, ओ से लेके कहाँ तक, अप टू मैक्सिमम हाइट, ओरिजिन से लेके मैक्सिमम हाइट तक। तो y का कंपोनेंट फाइनल अर्थ था 0 हो जाएगी, यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा, ए वाई कितना होगा माइनस जी, और ये हो गया टाइम। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, ये आएगा यू साइन थीटा बाय जी, ये आएगा यू साइन थीटा बाय जी, यानी पार्टिकल को ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होगा वो क्या लगेगा यू साइन थीटा बाय जी। अब अगर आप पूरे पाथ का टाइम पूछोगे तो पूरे पाथ का टाइम होगा टी बराबर, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, यानी टी की वैल्यू कितनी मिलेगी 2u साइन थीटा बाय जी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, और u साइन थीटा y इनिशियल रफ्तार का y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और g को हम लिख सकते हैं ए वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। तो ये पहला थोड़ा सवाल था जिसमें फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन कुछ बना देता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। कुछ और बातें मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम हाइट को मैं साइड में यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और sy। तो ये फिर से 0 होगा, यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे 2ay, हमेशा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर होंगे उनको नेगेटिव, अपवर्ड वालों को पॉजिटिव, और sy कितना होगा h, जिसको हम h मैक्स भी बोलते हैं, h मैक्स। तो यहाँ से h मैक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट का छोटा सा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। या स्कोर कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता यू वाई का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2a इंटू वाई। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसी वाले केस में, इसी बोर्ड के प्लेन में मैंने बोर्ड के ऊपर 2 चीजें ड्राइव कर दी, टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा यहाँ पे मैंने देख लिया मैक्सिमम हाइट। तो ये 2 फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए, कई बार मेंस वगैरह में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है या किसी अच्छे सवाल में भी इनका यूज मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट, रेंज की बात कर लेते हैं ना, रेंज की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि जो रेंज होती है वो खाली एक्स में होती है, रेंज अपने पास जो होती है एक्स में, तो मैं इस इक्वेशन को एक्स में अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा बना सकते हैं कि ये हो गया यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर यू। अब इसको मैं रेंज को आर लिख सकता हूँ, भाई एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप यू एक्स को क्या लिखेंगे यू कॉस थीटा, और ये टी क्या होगा कैपिटल टी, जहां से पार्टिकल चला और जहां पहुंचा उस तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ये यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था 2u साइन थीटा बाय जी, ये हमने ड्राइव किया था 2u साइन थीटा बाय जी। तो कुल मिलाकर जो आर का फॉर्मूला बना वो ये बना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यू स्क्वायर और ये बनेगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, हाफ एंगल फॉर्मूला सबको पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 को अगर मैं अलग से लिख लूँ तो यू साइन थीटा को लिखूंगा यू एक्स का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इसको लिखूंगा वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, और डिवाइड बाय इसको लिखूंगा ए वाई। तो रेंज का ये फॉर्मूला निकल के आता है जो हम इसमें याद रख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी में 3 मेन बात हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, और एक रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। ये 3 चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो उन पे फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है वो बन जाएंगे, वो तो नीट और जेई में आराम से कर सकते हैं, रेशियो वगैरह देके पूछ लेगा। अब इस पर और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या किस पर कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मैं इसको उठाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे बोलेगा कि जो रेंज होती है, एक बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास रेंज है, रेंज का फॉर्मूला अभी हमने लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आपसे पूछेगा कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम हो सकती है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब साइन 2 थीटा की वैल्यू
मैक्सिमम हो जाएगी तब उस केस में रेंज ही मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वो 1 होती है, और 1 कितने होगी? साइन 90 डिग्री पे। तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी किसी भी पार्टिकल को अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप थ्रो कराते हो तो उसकी रेंज हमेशा आपको मैक्सिमम मिलेगी। इससे कम पे भी कम मिलेगी, उससे ज्यादा पे भी कम मिलेगी। 45 डिग्री पे क्या मिलेगी? मैक्सिमम। कितनी मिलेगी मैक्सिमम? ये आप यहाँ रख दो। तो आर मैक्स कितना होगा? आर मैक्स मिलेगा यू स्क्वायर बाय जी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रेंज के लिए यूज करते हैं। कितने पे मैक्सिमम? और रेंज मैक्सिमम कितनी? यू स्क्वायर बाय जी। एक तो ये, एक दूसरा कॉन्सेप्ट और मिलता है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब एक एंगल आपको मालूम थीटा है और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। यानी अगर मैं दो पार्टिकलों को एक साथ थ्रो करता हूँ, एक एंगल मेरे पास थीटा है और दूसरा एंगल मेरे पास है 90 माइनस थीटा, तो इस केस में दोनों पार्टिकल की रेंज बराबर होती है। R1 बराबर कितना होगा? R2। ये भी छोटा सा एक नोट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर दोनों एंगल बराबर, एक एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो दोनों पार्टिकल की जो रेंज होगी कैसे मिलेगी? बराबर मिलेगी। ये कर सकते हैं। अच्छा, तो रेंज बराबर हो गई। अब ये आता कैसे वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैं इस 90 माइनस थीटा को जब यहाँ पुट करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको कि जब R की बात आप करोगे तो यू स्क्वायर जब रखोगे साइन 2 और 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय रखोगे जी, तो ये बनेगा साइन 180 माइनस थीटा। ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो रेंज यहाँ पे कितनी मिलेगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इससे अपने को थोड़ा सा आइडिया ये लगता है कि अगर एंगल मेरे पास एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, तो दोनों केस में रेंज जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? बराबर मिलेगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। रेंज, प्रोजेक्टिव मोशन क्या होता है, कैसे कंपोनेंट होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे ड्राइव करते हैं, मैक्सिमम को कैसे ड्राइव करते हैं, और ये थीटा 45, रेंज मैक्सिमम इतनी, और एक एंगल का थीटा तो दूसरा कितना? 90 माइनस थीटा, रेंज बराबर होगी। ये काम हम कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ सवाल आपको दिखाता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं कई बार, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें जैसे मान लो मैं थ्योरेटिकल का सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा मान लो उसने बोला कि एक सरफेस मेरे पास है इस तरीके से, और यहाँ से मैंने 3 पार्टिकल फेंके, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके अंदर मान लो थीटा है, इस वाले के अंदर मान लो थीटा बी, और इस वाले के अंदर मान लो कितना है? थीटा सी है ये। और ये मान लो हमने फेंका कितना? ये थीटा सी हो गया। तो इसकी रफ्तार है यू सी, इसकी रफ्तार है यू बी, और इसकी रफ्तार है यू ए। अब मान लो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन करते हुए जा रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो सवाल ये कि अगर इनकी u की वैल्यू बराबर हो, कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि अगर इनकी u की वैल्यू बराबर हो तो हमें बताना है कि, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसा मान लो एक ही पार्टिकल है ना, जैसे मान लो एक ही पार्टिकल है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि एक ही पार्टिकल मान लो, इसी पार्टिकल पे अगर मान लो 3 अलग अलग एंगल हो, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी, अलग अलग एंगल करते, पहले मैंने इसको थीटा पे रखा, फिर बी पे, फिर सी पे, ये रखा, ठीक है। और इसमें हमेशा यू को सेम रखा, बस एंगल को बदला, हर बार यू कैसा था? सेम। तो एक ही पार्टिकल की 3 अलग अलग कंडीशन में जब रखेंगे तो रेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या सेम रहेगा, वो अपने को देखना है। तो ये तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हम बात करते हैं कि आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो आर होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा बाय जी। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसमें यू तो फिक्स है, यानी जो आर है वो किस पे डिपेंड करेगा? साइन 2 थीटा पे, साइन 2 थीटा पे, इस पे डिपेंड करेगा। अब दिक्कत क्या है कि थीटा जो होता है, आप जैसे एंगल को बढ़ाओगे तो 45 डिग्री तो रेंज बढ़ेगी, 45 पे मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जो एंगल बढ़ाओगे तो रेंज फिर से क्या होगी? कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे और अगर 45 डिग्री उस एंगल के बीच में आता है तो रेंज का कहानी क्या होगी कि फर्स्ट क्या होगी? रेंज इंक्रीज होगी, उसके बाद रेंज क्या होगी? डिक्रीज। पहले रेंज इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी? डिक्रीज। ये हो गया। अच्छा, अब रेंज की तो कहानी ये होगी। अब मैक्सिमम हाइट की अगर बात करेगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी।
तो इसमें भी u और g कांस्टेंट है, यानी यहाँ भी h किसके प्रोपोर्शनल है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो h की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो असल में बात क्या है कि जब जब थीटा 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, वो 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। यानी जब जब मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तब तो साइन की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है, यानी थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा। तो अगर जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा तो ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो एच भी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, एच भी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी एक ही पार्टिकल को जैसे जैसे अलग अलग एंगल से बढ़ाता जाऊंगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो रेंज पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, मैक्सिमम हाइट हमेशा इंक्रीज होगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी बराबर भी क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। तो अगर u और g तो कांस्टेंट है तो t भी किसके प्रोपोर्शनल, sin थीटा के, तो टाइम भी क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी पहले सबसे छोटे एंगल पे टाइम कम लगेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, इस तरीके से काम चलेगी। तो ये भी कंसेप्चुअल सॉल्व्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है जी, नोट कर लो, को कंपेयर कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सवाल मैं और आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया आपको कि एक पार्टिकल है, मान लो इस तरीके से, ये पार्टिकल को आपने किसी u रफ्तार से एंगल थीटा पे थ्रो करा दिया और इस तरीके से मान लो यहाँ बढ़ा, है ना, ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट है, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज, मैं लिख देता हूँ, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। इस सवाल को ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। किसी पार्टिकल को यू एंगल थीटा से क्या था तो मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखते हैं सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये होगा सर डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल का ये बनेगा। अब इसको तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो अगर ये पूरी रेंज है तो ये r/2 होगा, भाई मैक्सिमम हाइट पे रेंज आधी होती है, ये r/2 और ये मैक्सिमम हाइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी h जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल यहाँ में लिख देता हूँ, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसा लिख सकता हूँ r/2 i कैप, और h मैक्स लिख सकता हूँ j कैप, h मैक्स लिख सकता हूँ j कैप। और टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर यहाँ तक का कैपिटल T है तो यहाँ तक का कितना लगेगा, स्मॉल t या कैपिटल T/2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मिला के लिखूँ तो एवरेज वेलोसिटी जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, r/2 i कैप h मैक्स j कैप और डिवाइड बाय T/2, यानी टोटल टाइम होगा 2u sin थीटा बाई जी, ओ सॉरी t बराबर 2u sin थीटा बाई जी, तो उसमें क्या लिखेंगे u sin थीटा बाई जी, आधे के लिए कितना होगा u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, हाफ के लिए u sin थीटा बाई जी। अब इसको आप अलग अलग करके सोल्व कर सकते हो ना। तो जैसे रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g, ये i कैप, मैंने क्या किया 2 से वो चला गया, फॉर्मूले को ओपन कर लिया, और प्लस h मैक्स कितना होगा u स्क्वायर, ये होगा 2g, ये होगा j कैप, और डिवाइड बाई कितना आएगा u sin थीटा बाई g, है ना। तो इस तरह का मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखा जो मैं एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिख सकती हूँ। फिर चौथा आप इसको आगे भी सोल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कैलकुलेशन भी बड़े आराम से कर सकते हो। इसको यहाँ सेपरेट कर लेंगे, इसको यहाँ सेपरेट कर लेंगे। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बस आपको दिखा रहा हूँ, यही पर्पज है मेरा। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा उस तरीके का, और ये क्वेश्चन इस तरीके का कि इसको सोल्व करके अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, वही मेरे पास आंसर आ गया। तो एक वैरायटी तो ये बनती है क्वेश्चन की। एक मैं आपको और इसमें दिखा देता हूँ कि और क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। एक वैरायटी क्वेश्चन को और देखते हैं, एक बढ़िया सवाल और देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक सवाल ऐसा बन सकता है कि मान लो एक पार्टिकल है इस तरीके से, उन्होंने बोला कि पार्टिकल को मैंने अगर u रफ्तार से फेंका किसी एंगल थीटा पे, u का इसको v मान लेते हैं, v से, तो ऐसा प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट के बाद एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे पार्टिकल की नेट रफ्तार का जो वेक्टर है, पार्टिकल की जो नेट रफ्तार का वेक्टर है, इसको मैं v डैश बोल देता हूँ, वो पहले वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यानी मैक्सिमम हाइट के बाद जो पॉइंट है
उस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा वो इनिशियल वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है। यानी अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ इस तरीके से और उसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे, ये बना सकते हैं। एक वेक्टर ये और एक वेक्टर कितने एंगल पे होंगे 90 डिग्री पे, ये हो गया v डैश, ये हो गया v। अब इसको कैसे करना है, तो अब सवाल ये पूछा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है t उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम लगेगा वो बताओ इस कंडीशन पे। तो अगर ये वेक्टर वो 90 डिग्री पे है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, देखो अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा इसका वेक्टर कंपोनेंट देखते हैं। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो इस वेक्टर को यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ऐसा बना सकते हैं। ये जो वेक्टर आपने बनाया थीटा एंगल पे, इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो यहाँ कर सकता हूँ, और ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये कर सकते हैं। थीटा बाई 90। अब इसके जब कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट कितना है, v डैश cos 90 माइनस थीटा, जिसको मैं लिखूंगा v डैश sin थीटा, ये लिख सकते हैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, v डैश sin 90 माइनस थीटा, जो कितना है v डैश cos थीटा, ये बनेगा v डैश cos थीटा। अब ये मैं पता है कि अगर मैं इसके भी कंपोनेंट करूं यहाँ से, ये होगा v cos थीटा और ये कंपोनेंट कितना होगा v sin थीटा, v cos थीटा होगी v sin थीटा। तो जब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ थ्रो करेंगे तो x वाले कंपोनेंट तो बराबर ही रहेंगे, पहले उसके बराबर करो, यानी v cos थीटा जो बराबर होगा वो v डैश sin थीटा के बराबर होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि v डैश जो आएगा वो आएगा v cot थीटा, लिख सकते हैं। साइन को ऊपर में लेके आएंगे तो v cot थीटा, ये पहली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल से बन गई। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन अपनी vy बराबर uy प्लस ay t, देख लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। अब vy कितना होगा, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, तो ये डाउनवर्ड वेक्टर है ना v डैश cos थीटा, और डाउनवर्ड को तो क्या लिखेंगे माइनस v डैश cos थीटा, ये लिख लिया, बराबर uy क्योंकि ऊपर होगा तो कितना होगा v sin थीटा प्लस ay कितना होगा माइनस g, और टाइम अपने को निकालना है, उसको मैंने मान लिया t। अब अपने को t निकालना है, तो v डैश के लिए हमने निकाला कि v cot थीटा, उसको क्या लिखूंगा माइनस v और cot थीटा इंटू cos थीटा बराबर v sin थीटा माइनस g इंटू टी, ये कर लिया हमने, ऐसा बना लिया। अब जब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, इसको धर ले जाता हूँ, उसको धर ले जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो g इंटू टी उधर चला गया और ये है v sin थीटा, ये v sin थीटा। अब इसको cos बाय sin जब लिखेंगे तो ये बनेगा धरा के प्लस v cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। cos बाय sin कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। अब मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ये तो ये बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये लगभग बनेगा यहाँ से v को माना जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आपको दिख रहा होगा ये बनेगा sin थीटा, ऐसा है। और यहाँ पे g इंटू टी चलेगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, g इंटू टी बराबर एलसीएम ले लिया sin थीटा, v sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अभी पहले तो 1 हो गई, यानी यहाँ से जो t मिलेगा वो क्या मिलेगा v और 1 बाय sin थीटा हो गया cos थीटा और डिवाइड बाय कितना आ गया g। इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था, फाइनल पॉइंट है। तो ये इस तरह के सवाल कई बार बन जाता है, तो अपने को थोड़ा सा प्रोजेक्ट में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छे कैसे बन सकते हैं। तो इस और एक सवाल आप नोट रखो का एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस तरीके से पास सीरीज बन जाती है जी के लिए, किस तरह के क्वेश्चन भी पूछने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। थैंक यू।